So today we will discuss vector product of two vectors. जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से एक और वेक्टर मिलता है तब उनका प्रोडक्ट वेक्टर्स का प्रोडक्ट कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एक रोटेशन का सेंस जिन क्वांटिटीज़ में होता है उनके लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर्क, जो हम लोग डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल टॉर्क का ये मतलब समझ लो कि वो फोर्स का जो रोटेशनल इफ़ेक्ट होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रोटेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। तो फोर्स का जो रोटेशनल इफ़ेक्ट होता है उस इफ़ेक्ट को ही टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक वेक्टर मोमेंट आर्म और एक दूसरे वेक्टर फोर्स, तो मोमेंट आर्म और फोर्स वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें टॉर्क वेक्टर मिलता है। तो ये एक एग्जांपल है कि दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने से और एक नया वेक्टर मिल रहा है। ये एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सपोज़ हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। मान लो कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये ध्यान रहेगा कि अगर वेक्टर्स यहाँ लिखे हैं तो यहाँ पर या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं। सिंपली वेक्टर्स को ऐसे लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इट इंडिकेट्स नथिंग, या तो यहाँ डॉट होगा या क्रॉस होगा। तो डॉट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डॉट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्रॉस सिंबल यूज़ करते हैं, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बस इसलिए कि सिंबल में हमने क्रॉस यूज़ किया है, अदरवाइज़ जो सही नाम है वो वेक्टर प्रोडक्ट ही है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये जो एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में उसका साइन, एंड देन एन कैप। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगर हम चाहें तो मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते थे, ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली ए और बी भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सो व्हाट इज़ एन कैप? एन कैप उस नए वेक्टर का डायरेक्शन है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से मिलता है। और ए बी साइन थीटा क्या है, उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो ए और बी को क्रॉस करने से नया वेक्टर मिल रहा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एक नया वेक्टर बन गया है। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा और एन कैप उस नए वेक्टर का डायरेक्शन है। तो इस नए वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा। तो जानबूझकर एन इसलिए लिया गया है ताकि ये याद रहे कि जो नया वेक्टर आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो ए और बी दोनों वेक्टर जिस प्लेन में हैं उस प्लेन के नॉर्मल होगा। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर्स यहाँ पर जो ए और बी हैं ये दोनों बोर्ड के प्लेन में हैं। ठीक है, तो बोर्ड का प्लेन ये है, ये दीवार जैसे यही बोर्ड का प्लेन है। तुम्हारा क्या होगा, कॉपी में होगा। कॉपी में ए और बी दोनों वेक्टर्स होंगे। जैसे कि दो वेक्टर्स हम ये मान लेते हैं, ये दो वेक्टर्स हैं। सपोज़ ये दोनों पेंसिल सपोज़ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे बोर्ड पे बनाया डायग्राम, तो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, इनके बीच में कुछ एंगल है। तुम कॉपी में बनाओगे तो तुम्हारी कॉपी में ऐसे ए वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, और बी वेक्टर दोनों इसी प्लेन में, एक ही प्लेन में हैं दोनों वेक्टर्स। ठीक है,
तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि A क्रॉस B जब वेक्टर्स को करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा उस वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप इन दोनों वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसके नॉर्मल प्लेन में होगा। अब इनके नॉर्मल प्लेन जो है वो तो दो तरफ हो सकता है। इस सरफेस के नॉर्मल ये डायरेक्शन भी है और ये जो सरफेस हमारा कॉपी वाला है ये डायरेक्शन भी इसके नॉर्मल है। ये नीचे भी नॉर्मल बनाया जा सकता है, ऊपर भी नॉर्मल बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि कौन सा वाला नॉर्मल हम लेंगे, प्लेन से बाहर की तरफ निकलने वाला या अंदर की तरफ जाने वाला। जैसे बोर्ड के प्लेन की अगर बात करें, ये बोर्ड का प्लेन है, इसमें नॉर्मल एक ऐसे भी बनाया जा सकता है बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, और एक नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल तो दोनों ही होंगे। तो कौन सा सही होगा, इसमें फिर से हमारा आ जाता है राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइंस या मैथ्स जब भी पढ़ोगे तो राइट हैंडेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमेशा ही। तो राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या है, वो यहाँ कैसे काम आता है, तो इसमें ध्यान से समझेंगे कि अगर A क्रॉस B लिखा है, यानी जो पहले लिखा हुआ है वेक्टर, जो पहले लिखा है उसके डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, ऐसे सीधा करना है, और B वेक्टर का हेड जिस तरफ है उस तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। तो थंब जो होगा, थंब कैसे रखना है, फिंगर्स से परपेंडिकुलर। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो ही एन कैप का डायरेक्शन होगा, यानी A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें करके देख लेते हैं। A वेक्टर हमारा इस तरफ है, ऐसे ये एरो लगा हुआ है, A वेक्टर इधर है, B वेक्टर का हेड इधर है। तो राइट हैंड के थंब फिंगर्स को A वेक्टर के हेड की तरफ स्ट्रेच कर लिया हमने, ठीक है, और B वेक्टर का हेड इधर है, तो फिंगर्स को इस तरफ कर्ल करेंगे, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे। तो ये जो थंब का डायरेक्शन आ रहा है बाहर की तरफ, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ जो डायरेक्शन आ रहा है थंब का, यही A क्रॉस B वेक्टर का डायरेक्शन है। यानी ये जो एन कैप डायरेक्शन है ये इस तरफ, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ। और अगर हम A इधर लिख लेते, मान लो कि A इधर लिखा और B इधर लिखा और फिर A क्रॉस B किया, तो फिर क्या हो जाएगा, राइट हैंड के फिंगर्स A वेक्टर की तरफ स्ट्रेच किए और B का हेड इधर है नीचे की तरफ, तो फिंगर्स को इस तरफ कर्ल किया, तो थंब अंदर की तरफ चला गया। यानी कि तब एन कैप का, यानी जो नया वेक्टर आया A क्रॉस B, उसका डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से अपना पहले जैसा डायग्राम बना लेते हैं। और अब A क्रॉस B अगर किया जा रहा है तो A के हेड से B के हेड की तरफ रोटेशन होगा। ठीक है, ये रोटेशन का सेंस आएगा, राइट हैंड से ही करना है, ये बात याद रहे। ठीक, राइट हैंड से। तो एन कैप जो है डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम की हेल्प से हम एन कैप का डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। अगर इसी में हम कर देते B क्रॉस A, इसी यही दो वेक्टर्स थे, उनको लेकर अगर B क्रॉस करते, B क्रॉस A, तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं थी, B का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी होता है, A B लिखो या B A लिखो एक ही बात है, ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा भी यहाँ पर रहेगा, सब सेम रहेगा, लेकिन इस बार जो एन कैप है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। देखो कैसे, B क्रॉस A, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग B के हेड से A के हेड की तरफ हमें राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ना है। तो B के हेड से A के हेड की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे तो थंब हमारा बोर्ड ऑफ प्लेन से नॉर्मली इनवर्ड आएगा। तो नॉर्मली इनवर्ड, अगर हमने नॉर्मली आउटवर्ड को एन कैप लिखा था तो नॉर्मली इनवर्ड के लिए हमें माइनस एन कैप लिखना होगा। ठीक है, तो अगर इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है माइनस AB, यहाँ BA या AB कुछ भी लिखो, मैग्नीट्यूड है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो AB साइन थीटा एन कैप, तो अगर इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें तो पता चल जाता है कि B क्रॉस A इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ A क्रॉस B।
ठीक है। ये पूरा एक वेक्टर होता है, ये दो वेक्टर्स को हमने क्रॉस जब कर दिया, वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, दो वेक्टर्स को क्रॉस करोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ये एक सिंगल वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से एक नया वेक्टर मिला है। तो वो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर माइनस साइन के साथ इक्वेट हो रहे हैं। तो हमने पहले पढ़ा था वेक्टर थ्योरी में कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और ऐसे हैं, उनका ये रिलेशन है ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। तो वैसी चीज़ यहाँ भी आ रही है। तो बी क्रॉस ए एक वेक्टर था एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि माइनस साइन एक देना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड यहाँ है, यहाँ भी ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन इसका एन कैप है और इसका एन माइनस एन कैप है। इट मीन्स ए क्रॉस बी इज़ अपोजिट वेक्टर ऑफ बी क्रॉस ए। और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये नॉन कम्यूटेटिव वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव, यानी कि ऑर्डर चेंज कर देने से सेम वेक्टर हमें नहीं मिलेगा, चेंज हो जाएगा। कम्यूटेटिव होने से क्या होता है, ऑर्डर चेंज कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट में था, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों केस में सेम रिजल्ट रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रिजल्ट विल बी इन्वर्टेड, हमें एक अपोजिट वेक्टर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। हाँ, रोटेशन के सेंस की जो बात हो रही थी वो यहाँ पर देख लेते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अभी हमने डिस्कस किया। तो ए क्रॉस बी करने से राइट हैंड के फिंगर्स को अगर हमने मोड़ा, फिर से वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ए वेक्टर और इधर है बी वेक्टर, इनके बीच थीटा एंगल है। तो अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो अभी हमने करके देखा कि ए के हेड से बी के हेड की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाना है, और अगर बी क्रॉस ए लिखा है तो राइट हैंड के फिंगर्स को बी के हेड से ए के हेड की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इनसे जो हमें वेक्टर मिल रहा है, इधर हमें क्या मिला, ए बी साइन थीटा एन कैप, और इधर क्या मिला, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी किया तो कैसे आ रहा है, बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड। देखो हम यहाँ एरो लगा देंगे, तो अब देखो दोनों बातों को रिलेट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को और ये जो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, दोनों बातों को रिलेट करने से सेम चीज़ आना चाहिए। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए के हेड से बी के हेड की तरफ जाओ, तो ए के हेड से बी के हेड की तरफ जाते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता है, यानी कि हम मैथमेटिकली ये बता सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ए क्रॉस बी करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा, यानी ये जो नया वेक्टर आ रहा है ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आउटवर्ड वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, एक डॉट बनाएंगे और ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है, ये एक एरो है, वेक्टर्स को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो डॉट का मतलब है एरो का टिप, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है डॉट जो बना हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड वेक्टर, ठीक है। तो जो डॉट है ये क्या है, ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर बी क्रॉस ए होता तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए ऐसे था, बी ऐसे था, बी से ए के हेड की तरफ जा रहे होते, तो ये कैसा रोटेशन हो जाता, तो ये हो जाता क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर करेंगे तो थंब अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली इनवर्ड वेक्टर अगर दिखाना है तो कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे क्रॉस बनाएंगे और सर्कल कर देंगे। तो क्रॉस का मतलब होता है एरो का टेल। तो अगर क्रॉस यहाँ बना है तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, यानी कि मैथमेटिकली हम जो यहाँ पर जो फिज़िक्स है, यानी कि जो बोल सकते हैं नेचर में जो हो रहा है, नेचर में जो चीज़ है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेचर में कौन सी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है, रोटेशन को। तो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है,
then we will have to write B cross A, and if the rotation is clockwise then what we will write A cross B. तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो रोटेशन का सेंस हमें देता है। और आगे बढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B जो है वो कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो उसके लिए क्योंकि अभी हमने देखा मैग्नीट्यूड आ रहा है साइन थीटा, उसमें आ रहा है साइन थीटा टर्म, तो साइन का ग्राफ अगर देख लें, ऐसे साइन का ग्राफ है, ये कंप्लीट साइकिल है, 2 पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ 0, यहाँ π/2 और यहाँ 3π/2। तो साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, π/2 यानी 90 डिग्री पर +1, और 3π/2 पर भी मैक्सिमम है बट डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो -1। तो अगर A क्रॉस B जो वेक्टर है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड है AB साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज n कैप, तो इसमें डिफरेंट थीटा की वैल्यूज़ लिखकर हम A क्रॉस B की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो पता कर सकते हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब π/2 एंगल होगा, तो या 3π/2, दोनों में मैक्सिमम है बट डायरेक्शन पलट जाएगा। मतलब अगर A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ऐसे हैं, तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन तो उसी तरह निकालेंगे n कैप जो अभी बताया था, बस ये मैग्नीट्यूड के लिए ये याद रखना है कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, और मिनिमम कब होगा जब A वेक्टर और B वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि जब थीटा हो जाएगा 0। देखो 0 पर मिनिमम है, पाई पर मिनिमम है, 2 पाई पर मिनिमम है, यानी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट से भी कंपेयर करते रहो साथ साथ। डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया गया था कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तब उनका स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम होता है, क्योंकि वहाँ पर आता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यानी कि 0 कब होती है, जब थीटा होता है 90। यहाँ पर थीटा जब 90 होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जब एंगल 0 है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तब अगर हम A क्रॉस B लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा, बिकॉज क्या होगा मैग्नीट्यूड AB साइन 0 और इधर n कैप। तो आंसर में सिर्फ 0 अगर लिखोगे तो तुम्हारा आंसर गलत माना जाएगा, बिकॉज इधर वेक्टर्स हैं A वेक्टर B वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, तो रिजल्ट में एक वेक्टर आना चाहिए, बट यहाँ तुमने लिख दिया है 0, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। तो सही आंसर क्या होगा, इस 0 के ऊपर तुम्हें एरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा 0 नहीं होगा, आंसर होगा 0 वेक्टर। 0 वेक्टर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 0 वेक्टर आएगा। 0 वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि 0 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर अगर कॉपी में बनाना है तो वेक्टर्स को तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 लेंथ का एरो कैसे बनाओगे, तो बना ही नहीं सकते। वो एक पॉइंट जैसा होगा तो उसमें डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, तो इसका आंसर होता है कि 0 वेक्टर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि नंबर सिस्टम में 0 का कोई स्पेसिफिक साइन नहीं होता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कहीं पे पॉजिटिव या कहीं पे नेगेटिव ले सकते हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ 0 वेक्टर के साथ भी है। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जब भी लिखेंगे तो, और अगर उनके भी 0 एंगल है तो इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, 0 वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर B और C मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट है B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये B और C का रिजल्टेंट है। अगर इसके ऊपर A वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसका ये मतलब है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप के कैप, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो कल भी डिस्कस हुआ था, अगर आई जे के वेक्टर्स मान लो ऐसे हैं,
एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए इनको ऑर्थोगोनल कहा जाता है। तो अगर आई क्रॉस जे वेक्टर हमने किया तो डेफिनीशन के अकॉर्डिंग, डेफिनीशन क्या था क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड एंड एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज द डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे किया ए बी यानी कि क्रॉस किए जाने वाले वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई और जे के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। तो आई वेक्टर इधर है बोर्ड के प्लेन में, जे भी बोर्ड के प्लेन में है, तो के किधर आना चाहिए, राइट हैंडेड सिस्टम यूज़ करेंगे। राइट हैंड के फिंगर्स को जो वेक्टर पहले लिखा है, पहले आई कैप लिखा है, तो आई कैप के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ा, स्ट्रेच किया, और जे का हेड जिधर है इधर है, तो आई से जे की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ा, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हमने के कैप कहा है, उधर ही जी डायरेक्शन लिया है, यानी कि यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हुआ के कैप। इस केस में एन कैप जो है हमारा वो के कैप के बराबर है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 1 1 और साइन 90 भी 1, इसका मतलब हुआ कि आई क्रॉस जे अगर करोगे तो के आ जाएगा। ठीक है, और अगर उल्टा कर दिया, अगर जे क्रॉस आई कर दिया, तो अभी हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो उसके अकॉर्डिंग जे क्रॉस आई अगर उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस के। क्या ये बात इस डायग्राम में भी दिखाई देगी, तो इसको चेक कर लो, दिखाई तो देनी चाहिए बिल्कुल। तो जे से आई की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को अब मोड़ो, जे किधर है ऊपर, राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच किया जे की तरफ, और आई किधर है इधर, तो जे क्रॉस आई का मतलब है कि जे से आई की तरफ जाना है। ठीक है, जे से आई की तरफ, तो जे से आई की तरफ जाओगे, राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ोगे तो थंब ऐसे आ रहा है, यानी कि नॉर्मली इनवर्ड। और अगर बाहर की तरफ के कैप है तो नॉर्मली इनवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। तो यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है, इसी तरह से अगर जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के, तो क्या मिल जाएगा, देखो जे किधर है ऐसे, और के किधर है ऐसे, तो जे से के की तरफ फिंगर्स को मोड़ना है, राइट हैंड के फिंगर्स को। तो जे ऊपर की तरफ है, देखो ऐसे बना ना डायग्राम में, जे ऊपर की तरफ, और के किधर है ऐसे, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, तो राइट हैंड के फिंगर्स को बाहर की तरफ मोड़ा तो थंब ऐसे आ रहा है इस तरफ, हॉरिजॉन्टल ऐसे आ रहा है, और ये कौन सा डायरेक्शन था, आई। तो इधर क्या मिलेगा, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड देन डायरेक्शन, डायरेक्शन अभी हमने चेक किया तो क्या आया आई, और 1 1 1 ये भी 1, तो जे क्रॉस के इक्वल टू क्या हो गया, आई कैप। और अगर उल्टा कर दोगे एंड के क्रॉस जे अगर कर दिया तो माइनस आई कैप। ठीक है, अब किसका किसका बचा, के और आई का बचा, तो वो भी करके देख लो। के क्रॉस आई, के किधर है ऐसे, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, और आई किधर है ऐसे, हॉरिजॉन्टली इस तरफ है, तो के से आई की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ो, के किधर है ऐसे बाहर की तरफ, और आई उस तरफ था, तो फिंगर्स को मोड़ा आई की तरफ, तो जे डायरेक्शन हमें मिल गया। ठीक है, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ गया जे, और उल्टा अगर कर दिया आई क्रॉस के तो हो जाएगा माइनस जे। ठीक, तो हमने तीनों जो वेक्टर्स थे उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया। याद रखना बहुत आसान है, राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करोगे अपने आप से आंसर आ जाएगा। कैसे राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करना है, कैसे याद रखेंगे, तो बहुत आसान है, ऐसे लिख लेंगे आई जे और के। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। फिजिक्स में, मैथ्स में यानी साइंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है। तो आई से अगर जे जाओगे तो मिलना चाहिए के, और जे से के जाओगे तो मिलना चाहिए आई, और के से आई जाओगे तो मिलना चाहिए जे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे।
और अगर उल्टा हो गया, कहीं पे भी उल्टा अगर हो गया, ऐसे लिख के चेक कर सकते हो कि उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं भी क्लॉकवाइज हो गया तो विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के हो जाएगा। क्लियर? तो आई जे के लिख लेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और फिर आई जे के हो जाएगा, जे के आई जे, और उल्टा हुआ तो माइनस। तो ये जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, इसकी हेल्प से हम अगर कोई दो वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि आई जे के फॉर्म में दिए हैं, तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो कि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, लेट ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जी के कैप, और बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कैसे होगा? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे? ए एक्स आई कैप को इस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर इस पर करना है, फिर इस पर करना है, फिर ए वाई जे को, फिर ए जेड के को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा? आई क्रॉस आई आएगा, ठीक है। जे क्रॉस, फिर यहाँ पे क्या आएगा? आई क्रॉस जे आएगा, फिर यहाँ पे आई क्रॉस के आएगा। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आई क्रॉस जे आया, तो अभी हमने पढ़ा था कि आई क्रॉस जे आया तो के हो जाएगा, लेकिन अगर आई क्रॉस आई आए तो क्या हो जाएगा? देखो, आई क्रॉस आई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। कोई वेक्टर अपने ही आप से कितना एंगल पर होगा? तो वो होगा 0 डिग्री पर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आई क्रॉस आई, दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है? जे भी हो सकता है, के भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं कौन सा डायरेक्शन होगा, तो फिलहाल एन कैप लिख लो, क्योंकि अल्टीमेटली साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ हमें मिलेगा 0 वेक्टर, ठीक है। तो 0 वेक्टर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ये अभी डिस्कस किया था हमने। यानी कि जब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, चाहे आई क्रॉस आई हो, फिर इसको जब करोगे तो जे क्रॉस ए आएगा, फिर जे क्रॉस जे आएगा, इसको करोगे तो के क्रॉस के आएगा। तो अगर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है तो वहाँ हो जाएगा 0 वेक्टर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम देख सकते हैं, जैसे कल हम लोगों ने किया था स्केलर प्रोडक्ट में, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके देख सकते हैं कि कौन से टर्म हमारे बाकी रह जाएंगे और कौन से टर्म 0 वेक्टर बन जाएंगे। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, और उसके लिए जैसे हमने कल स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट करके फाइनली एक फार्मूला बना लिया था। जैसे इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट था तो क्या आ रहा था? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। उसी तरह का यहाँ भी फार्मूला बन सकता है, बट वो फार्मूला बनाने के बाद भी वो अच्छा खासा लंबा होगा, तो तुम्हें याद रहेगा कि नहीं रहेगा उसमें डाउट है। तो इसका एक तरीका है, यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट टाइप का बना लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? आई जे के को ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और आई के नीचे आई के कोफिशिएंट, ए में आई का कोफिशिएंट क्या है? ए एक्स, बी में आई का कोफिशिएंट क्या है? बी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लिया, आई के नीचे आई वाले। फिर जे के नीचे इसी तरह जे वाले कोफिशिएंट, के नीचे के वाले कोफिशिएंट। अब देखो, अब ध्यान से समझना, इसी तरह से जब भी हमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए होंगे तो हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इजी पड़ेगा। तो आई पहले लिख लेंगे, आई का कोफिशिएंट। तो जो हमने यहाँ पर वेक्टर लिया है यूनिट वेक्टर आई, तो उसका वाला रो और उसके वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? क्या बचा हमारे पास? ये 4 बचे, ये 4 क्वांटिटीज़ हमारे पास बचे हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और ध्यान रहे कि ऑर्डर चेंज नहीं करना है, जो ऑर्डर अभी बता रहे हैं उसी ऑर्डर को यूज़ करना है, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर देने से वेक्टर चेंज हो जाता है। तो ऑर्डर क्या है, किस सेंस में हमें मल्टीप्लाई करना है? ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इस तरह से जाना है, ठीक है। यानी कि राइट हैंड में जो कॉर्नर है
राइट हैंड लोअर कॉर्नर से लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में ऐसे जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर जाना है इस तरफ, ठीक है, ऐसे जाना है। तो क्या आएगा, ए वाई बी जेड। यहाँ ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कोफिशिएंट्स हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं। ए वाई बी जेड लिखो या बी जेड ए वाई लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज नहीं करना, ठीक है। ए वाई बी जेड, फिर यहाँ पे देना है माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है, इस तरह से लिखना है। नहीं, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है। ए वाई बी जेड ना, ठीक है, ऐसे ही होगा, ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड। फिर ध्यान दो, फिर यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। कैसे, देखो डिटर्मिनेंट तुमने अभी पढ़ा नहीं मैथ्स में कि नहीं पढ़ा पता नहीं, किस तरह से होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। मान लो 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो इस तरह से साइन होते हैं। तो पहला वाला होगा यानी आई जो होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर जे की बारी जब आएगी तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जे का कोफिशिएंट उसी तरह लिखेंगे जैसे आई का लिखा। कैसे लिखेंगे, जे वाली रो और जे वाले कॉलम को छोड़ देना है। देखो ये जे वाला रो छोड़ देना है और जे वाला कॉलम छोड़ देना है। तो बचा कौन, ये दोनों बचे और ये दोनों बचे। पहले किसर मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, ए एक्स बी जेड और इधर बी एक्स ए जेड, ठीक है। और फिर के की बारी आ गई तो प्लस माइनस फिर से प्लस, तो के तो प्लस हो जाएगा फिर से, ठीक। के का कोफिशिएंट कैसे लिखोगे, के वाले कॉलम को इस बार छोड़ देना है, ये के वाला कॉलम को हमें छोड़ देना है। तो क्या बचा, ये बचा। तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है, बी एक्स ए वाई। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ जब वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। अब हो सकता है ऐसे समझ में ना आया हो, तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेके इस बात को कर लेते हैं, इस चीज़ को, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से करके देखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अभी देखने में भले ही लग रहा हो, कन्फ्यूज़न लग रहा हो कि किसको किधर मल्टीप्लाई करना है, तो अभी एक एग्जाम्पल से करेंगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक ही बार में। बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद। तो मान लो कि हमने कोई दो वेक्टर्स ले लिए एग्जाम्पल के लिए, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं 3i माइनस जे और -2k। मान लो ऐसे दो वेक्टर्स हमने ले लिए, कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं दोनों वेक्टर्स। तो अगर इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अपना ऐसे डिटर्मिनेंट बना लेंगे, आई जे के ऐसे लिख लिया। फिर आई के नीचे आई वाले कोफिशिएंट, यहाँ पर कितना है 1, इसमें कितना है 3। जो पहले लिखा है उसी का पहले लिखना है, याद रहे, ऑर्डर चेंज नहीं करना। ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए वाला आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद बी वाला आएगा, उल्टा नहीं करना, उल्टा करोगे तो गलत हो जाएगा। फिर इधर क्या है 2 और इधर क्या है -1, फिर इधर क्या है -1, इधर क्या है -2, ठीक है, ऐसे लिख लिया। उसके बाद आई का कोफिशिएंट लिखना है, तो आई वाला कॉलम छोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इधर से करना है, ये वाला बाद में। तो -2 × 2 क्या हुआ -4, फिर बाद में ये वाला, तो -1 × -1 +1 होता है, बट फार्मूला में यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। फिर -j, सेकेंड वाला नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, -j लिखा तो j वाला कॉलम छोड़ देंगे। फिर -2 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो -2, फिर माइनस साइन लगाएंगे। 3 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो आएगा -3, ठीक है, प्लस के, अब के पॉजिटिव हो गया, अब के वाला कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा -1 × 1 -1, फिर माइनस साइन आएगा, 3 × 2 6, यहाँ पे 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, हो गया -4 × -4 -1 क्या हो जाएगा -5 आई कैप, इधर क्या होगा -3 और यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा +3, ये हो गया +3। तो -2 + 3 क्या हो जाएगा +1 × j, यानी कि, और यहाँ पे माइनस पहले से था तो -j कैप, ठीक है। यहाँ देखो क्या आएगा
+1 आएगा ना, और यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस जे कैप, इधर -1 -6 तो क्या आया -7 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा एक नया वेक्टर आ गया। देखो दो वेक्टर्स कौन कौन से थे, ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, एक नया वेक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो आया है ये क्या आया, ये आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो इसको सपोज हम सी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, क्यों माना है ये अभी डिस्कशन होगा, सी वेक्टर मान लिया। अब हम यहाँ से ये चेक भी कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या बोला गया कि ए क्रॉस बी करोगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा, मान लो सी वेक्टर मिला है, तो सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हमारा सी वेक्टर है, हम चेक करके देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे परपेंडिकुलर है या नहीं, तो इसके लिए स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करना सबसे आसान काम है। पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था कि जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल लो। अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो तुम समझ जाना कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमें किसको किसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, हमने क्या कहा अभी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करने से एक नया वेक्टर सी मिलता है। तो सी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी वी हैव टू प्रूव दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, टू प्रूव दैट सी परपेंडिकुलर टू ए एंड सी परपेंडिकुलर टू बी, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सी वेक्टर हमारा ये है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको ऊपर। सी वेक्टर हमारा क्या आ गया, सी वेक्टर मतलब याद रखना ए और बी का क्रॉस था, तो -5i -7 के, ये सी वेक्टर हमारा आया था। अब हम परपेंडिकुलर टू ए है या नहीं ये प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट सी निकालेंगे। ठीक है, ए डॉट सी, अगर ए डॉट सी की वैल्यू 0 आ गई मतलब ए और सी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका हमने पिछले क्लास में फार्मूला पढ़ा था। क्या था, अगर ए डॉट बी है तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ये होता है। तो यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी है, ए और सी का डॉट करना है। तो आई वाला कोफिशिएंट आई वाले में, प्लस जे वाला जे वाले में, प्लस के वाला के वाले में। तो यहाँ पर है आई का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट -5। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से -5 प्लस यहाँ जे का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ जे का कोफिशिएंट -1 है। तो 2 इंटू -1 क्या हुआ, -2, तो यहाँ हो गया -2 प्लस यहाँ के का कोफिशिएंट -1 और यहाँ को के का कोफिशिएंट -7। तो -1 इंटू -7 क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, -5 -2 +7 = 0। ए डॉट सी 0 आ गया, इट मीन्स व्हाट, दैट इज ए इज परपेंडिकुलर टू सी या सी इज परपेंडिकुलर टू ए, एक ही बात है। तो हमें यही प्रूव करना था कि सी ए के परपेंडिकुलर है या नहीं। इसी तरह सी और बी परपेंडिकुलर हैं कि नहीं प्रूव कर सकते हैं। यहाँ ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सी डॉट बी लिखो या बी डॉट सी लिखो, रिजल्ट विल बी द सेम। तो अगर हम सी डॉट बी करें तो सी में आई का कोफिशिएंट है -5, यहाँ पर क्या है 3, तो हो जाएगा -15। यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, तो क्या हो जाएगा +1। यहाँ -7, यहाँ -2, तो क्या हो जाएगा -7 -2, तो +14। तो देखो क्या आ गया, -15 +1 +14 = 0। दैट इज C इज परपेंडिकुलर टू B, यानी जो हमारा A क्रॉस B करने से नया वेक्टर आया था C वेक्टर, वो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बात बताई गई थी वो इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हमने चेक करके देख ली। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो बेसिक थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, कैसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन वेक्टर प्रोडक्ट का ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स से रिप्रेजेंट होते हैं और उनके बीच थीटा एंगल है,
ये मान लो एक ट्रायंगल हमने बनाया, ओ पी इधर लिख लेते हैं, ओ पी क्यू, मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। और इसके दो एडजेसेंट साइड्स ओ पी और ओ क्यू दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन है कि इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू विल बी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स से रिप्रेजेंट होते हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया इतना होगा, ठीक है। इस बात का मीनिंग समझ लो क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये जो यहाँ लिखा है इसका मीनिंग क्या है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा क्या होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन है। और अगर ये पैरेललोग्राम होता, मान लो कि किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स से रिप्रेजेंट होते हैं, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। तो दोनों बेसिकली देखो तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, बिकॉज पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल यहाँ पर है ओ पी क्यू है मान लो, और यहाँ पे आर। तो ये जो डायगोनल है पी क्यू, इट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल के एरिया का डबल। तो अगर इस पार्ट को हम हाइड कर दें तो इधर हमें एक ट्रायंगल दिखाई देगा, इसके दो एडजेसेंट साइड्स हैं, वेक्टर्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उसका एरिया इतना होता है। तो फिर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, इसका डबल। तो इसका डबल करोगे तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करके तुम्हें दिखा देते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 यानी कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स होगा। विच वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो कैसे इस बात को प्रूव किया जाए, उसके लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ओ पी क्यू ट्रायंगल था, ये परपेंडिकुलर मान लो कि यहाँ पे आया, आर पॉइंट पे आया, ठीक। तो इस ट्रायंगल का एरिया ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, OP है, OP। हाइट क्या है, ये QR जो है ये इसका हाइट है, ठीक है। तो 1/2 बेस, बेस है OP लेंथ। एंड व्हाट इज OP, OP है वेक्टर ए का लेंथ यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, सिंपली ए लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो एक ही बात है। और QR क्या चीज़ है, तो इस डायग्राम से अगर देखें, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें तो QR होगा OQ साइन थीटा, OQ साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस लिखें या डॉट लिखें या कुछ ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये एक स्केलर वैल्यू है, ये भी एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम इसको सिंपली A ही लिख देते हैं। Now 1/2 A. Now see OQ sin theta. What is OQ? See the diagram. What is OQ? OQ is the length of vector B. तो OQ वेक्टर B का लेंथ है यानी B का मैग्नीट्यूड है इंटू साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, 1/2 AB साइन थीटा। एंड व्हाट इज AB साइन थीटा, AB साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ये प्रूव हो गया। इसी तरह पैरेललोग्राम वाला करना है वो खुद से कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में बस क्या करना है कि जो ऐसे डायगोनल बनाया वो डायगोनल पैरेललोग्राम का दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो एक ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालेंगे, फिर लिख देंगे नीचे देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B।
तो इस तरह से वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है और इन पर बेस्ड बहुत सारे एक्सरसाइज बन सकते हैं। किसी में सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट करना होगा, किसी में वेक्टर स्केलर दोनों प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना। तुम्हारे जो साइड बुक्स होते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। हाँ, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सिमम आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है।